में बेलगाम होते कोरोना के मद्देनजर हाई लेवल मीटिंग, सरकार ने अब डीएम को सौंपी कमान। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,737 नए केस, संक्रमण दर बढ़कर हुए 3.13%। बिहार में शराबबंदी को लेकर दियारा क्षेत्र में ड्रोन से रखी जा रही नजर, जनवरी में करीब 2000 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां बिहार में बेलगाम होते जा रहे कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने सोमवार की शाम हाई लेवल मीटिंग की। वहीं मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सूबे में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के कहर की समीक्षा की गई। वहीं बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद कोई नया प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया, लेकिन नए प्रतिबंध लगाने का अधिकार जिलाधिकारियों को सौंप दिए, जहां सरकार ने कहा कि अगर किसी जिले में कोरोना का प्रसार ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां के जिलाधिकारी स्थिति को देखकर अपने स्तर से प्रतिबंध लगा सकेंगे। वहीं सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को पहले से लागू प्रतिबंधों को अमल में लाने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो उत्कर्ष, अब मुख्य सचिव को जो है सभी डीएम को यह आदेश दे दिया गया है कि कोरोना के मद्देनजर जो एक्शन है वो ले सकते हैं। लेकर देखिए, बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते एक हफ्ते की बात कर ले तो बिहार में संक्रमण का दर करीब 5000 से ज्यादा पार हो गया है। बीते दिन भी 4800 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी बीते दिन मुख्य सचिव के द्वारा, आमिर सुबहानी के द्वारा, जिसमें बिहार के जितने भी जिले के जिलाधिकारी हैं उन्हें ये आदेश दिया गया है कि अगर आपके जिले में कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैलता है तो आप तमाम उन बातों को ध्यान में रखकर उस जगहों पर कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं, कर्फ्यू लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज में दुकान खुलवा सकते हैं। तो अपने तरीके से जिला को बचा सकते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए ताकि कोरोना का संक्रमण उस जिले में कम फैले। एकता जी उत्कर्ष, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है डीएम जो है वो कोई सख्त जो एक्शन है वो ले सकती है या नहीं? जी बिल्कुल एकता, देखिए बिहार के करीब 5 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा फैलते जा रहा है। वहीं राजधानी पटना की भी स्थिति काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में डीएम चंद्रशेखर सिंह जरूर कोई एक्शन प्लान में नजर आ रहे हैं। अब कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि सैटरडे संडे को वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नहीं, जो तमाम दुकानें हैं उसे अब ऑल्टरनेट डेज में खोलने की बातें जो है वो शुरू होती हैं। हालांकि 1-2 दिन फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं वो देखनी होगी, उसके बाद ये जरूर एक्शन में आया जाएगा और बिहार की जो अलग अलग जिले हैं और साथ ही साथ पटना की जो स्थिति होगी उसको मद्देनजर ये इन तमाम चीजों पर अब ध्यान दिया जाएगा। एकता जी उत्कर्ष, लगातार बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो ही कोरोना के चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं ना कहीं असर दिख सकता है उनके संक्रमित होने से, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस मुताबिक क्या लगता है कुछ असर हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल एकता, देखिए केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार कैबिनेट के कई मंत्री जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीते दिन भी बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री जो है वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य महकमे में ये जरूर सवाल हो रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है कोरोना का संक्रमण कम करने की, कोरोना के दर को कम करने की, लेकिन आए दिन बिहार सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर डॉक्टर जो है, जो खुद फ्रंटलाइन वर्कर है, वो संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या होगी? अगर सब डॉक्टर ही संक्रमित हो जाएंगे तो लोगों का इलाज कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बन गया है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरीके की हो जाएगी तो उस जिले और उस राज्य का क्या स्थिति होगा। जी उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी जिले के डीएम को यह आदेश दिया गया है कि वो अपने तरीके से अपने जिले में प्रतिबंध लगा सकते हैं।
वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,737 नए केस पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण की दर जो है 2.55% से बढ़कर 3.13% हो गई है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय ने ट्वीट कर सीएम के संक्रमित होने की जानकारी दी। वहीं ट्वीट में कहा गया है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में है। वहीं बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले और बूस्टर डोज की शुरुआत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना के खतरे के बीच टीकाकरण का बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा है कि दोनों वैक्सीन की डोज लेने वाले व्यक्तियों पर नए वेरिएंट का कम असर देखा जा रहा है। शुरुआत हुई है, क्या लगता है कितना लाभकारी लोगों के लिए होगा? देखिए, बहुत दिनों से ये लोगों की इच्छा और अपेक्षा थी कि अपने देश में भी प्रिकॉशनरी डोज दिया जाए और जिसको बूस्टर डोज हम लोग कहते हैं, तो उसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी मॉनिटरिंग की और आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बिहार में भी जो 60 प्लस के लोग जिनको अन्य बीमारियां हैं उनको टीका देने का काम शुरू हो गया। बीते दिनों ही ओमिक्रॉन के भी कई सारे मरीज पटना में मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग की क्या और तैयारियां हैं? तो ये जो ओमिक्रॉन आया है ये दिखा रहा है कि संभवतः राज्य में जो अभी नए मरीज आ रहे हैं उसमें अधिक वैसे हो, ये संभावना दिखती है। पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता लेकिन संभावना दिखती है। लेकिन अच्छाई ये है कि अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उसकी सिविरिटी नहीं दिख रही, उसका असर शरीर पे कम हो रहा है और हम हर सेवा देने को तैयार हैं। हम घर पर दवाइयां भी दे रहे हैं और जरूरत पड़ेगा तो अस्पतालों में इलाज भी देंगे और दे भी रहे हैं। पूरे राज्यों में लगभग 225 के करीब मरीज हमारे विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, हम उनका इलाज भी कर रहे हैं। चलिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे हमारे साथ। साफ तौर पे कहना है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है और आगे भी स्थितियां बेहतर दिखेंगी। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। वहीं बिहार में जातीय जनगणना के बीच सियासत तेज है तो विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश और सत्ता पक्ष बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे से मुकर रहा है। ऐसे में DTV भारत के एक कार्यक्रम के दौरान जब बीजेपी नेता से विपक्ष के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुद्दा से ही किनारा कर दिया और यूपी की तरह बिहार में भी जातीय जनगणना नहीं बल्कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा दिया और कहा कि बिहार में विकास के लिए पहले जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने की जरूरत है। विपक्ष बेरोजगार है वो आरोप लगाएगा, विपक्ष में अगर दम है तो वो जो है यहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर बल दे। अगर जनसंख्या नियंत्रण इस देश में होता है तो आप मुद्दे से भटका नहीं रहे सर। पहले जातीय जनगणना, अब आप जनसंख्या नियंत्रण, यूपी को, आप बिहार को भी यूपी की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं सर। राष्ट्रीय जनता दल जातीय उन्माद फैलाना ही उनका धर्म है। विकास करने के लिए सबसे पहले जो है जनसंख्या नियंत्रण होना जरूरी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता है जिससे रोजगार से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर एक जगह जो है जिसके चलते दिक्कत हो रही है, शिक्षा से लेकर के हर जगह जो है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पूरे सदन में एक स्वर में जातिगत जनगणना करवाए जाने की बात कही गई, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कोई तरजीह नहीं दिए जाने और सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के नहीं आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त करता हूं। आधारित जनगणना पे सबको पता है कि पूरे सदन, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, राजद हो, माले हो, सीपीआई, सभी लोगों ने सदन में सर्वसम्मति से पारित किया कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। उसके बाद डेलीगेशन हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, वहां से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें, जातीय आधारित जनगणना बिहार में होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ, आप रुक क्यों रहे हैं?
फिर से डेलीगेशन जब हम लोग पटना में मिले थे, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। अब सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, तो इनको तो निर्णय लेना होगा, क्योंकि जाति आधारित जनगणना कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के कई नेताओं ने एक साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया है। वहीं उनका कहना है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। साथ ही नेताओं ने कहा है कि अब वो चिराग पासवान के साथ जाएंगे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तराधिकारी वही हैं। फोटो लगी है, तमाम वो बड़े नेताओं का चेहरा आपको यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि अब प्रिंस राज की पार्टी पशुपति पारस की पार्टी में सेंधमारी हो गई है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गए हैं। और ये तमाम लोग का कहना है कि अब उत्तराधिकारी के साथ जाएंगे, यानी कि चिराग पासवान के साथ जाएंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहे DTV भारत। नमस्कार। ये बात अब कब तक हो जाएगी, क्योंकि देखिए खरमास है, खरमास के बाद मान लिया जाए कि आप रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, जिनके पुत्र हैं चिराग पासवान, उनके साथ हो जाएंगे। अब क्या होगा वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी देखेंगे आगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तराधिकारी माननीय चिराग पासवान जी हैं, क्योंकि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपुत्र हैं। इसीलिए जो भी नौजवान युवाओं है पटना का, सब माननीय चिराग पासवान जी में आस्था और विश्वास रखकर उनके साथ चलने का काम करेंगे। मैं विगत कई सालों से यहाँ पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, दिनेश के साथ ही हूँ, और यहाँ मैं अधिवक्ता सेल का विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने से मैं यहाँ मिलने की कोशिश कर रहा हूँ पारस जी से और हमारे जो प्रिंस राज हैं उनसे, लेकिन यहाँ पर किसी के लिए भी टाइम ही नहीं है। यहाँ पर पहले ऐसा नहीं होता था, जब हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहते थे, हम लोग किसी से भी आते थे, टाइम लेते थे, मिल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर वो तो दिल्ली रहते हैं, प्रिंस राज का कोई पता नहीं रहता है। चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं DTV भारत। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं, उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर। जो होती है खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात, कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात,
अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की और बात करते हैं मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा उद्वह परियोजना में अधिग्रहित भूमि मुआवजा की मांग को लेकर किसानों ने पाइपलाइन का कार्य बाधित कर हंगामा किया है। जहां किसानों के इस हंगामे के कारण पाइपलाइन का कार्य ठप हो गया है, वहीं आनन फानन में सूचना पाकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और किसानों से वार्ता कर समस्या का निदान किया। वहीं एसडीओ सुमित कुमार ने आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर भूमि मुआवजा देने का आश्वासन दिया। सुपौल की पिपरा में एक महिला पर एसिड अटैक हुआ। वहीं एसिड अटैक किस कारण से हुआ, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इधर महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला पिपरा थाना इलाके के पिपरा त्रिवेणीगंज रोड की रहने वाली है। महिला पर जब एसिड अटैक हुआ तो उसे गंभीर हालत में पिपरा पीएचसी लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे सुपौल रेफर कर दिया गया। आई हुई है, इनका नाम है मूलन देवी। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में पिपरा से रेफर किया गया है। इस पर एसिड का अटैक किया गया हुआ है और इसको हमने प्राथमिक उपचार करके इसको हम दरभंगा हायर सेंटर के लिए रेफर किए हैं, क्योंकि बहुत सीरियस मरीज है। इसको बता नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके पिताजी का, इसके पति कहाँ है वो भी नहीं पता और इसका बेटा का भी कुछ पता नहीं। वो कुछ आइडिया ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई बोलता है कि हम नहीं थे वहाँ पे और इस पर कोई अटैक करके भाग गया। बात करें मुंगेर की, जहां मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। जहां तेज रफ्तार में जा रही पुलिस की गाड़ी ने पिता और बेटी को जोरदार टक्कर मारी। वहीं मौके पर पिता की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके से गाड़ी का चालक फरार बताया जा रहा है। खराब पुलिस गाड़ी तक काम मार दिया। अच्छा, नेहरू राम पापा और भैया थे हमारे। अच्छा। दरभंगा में हुई सबसे बड़ी लूट में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ा बाजार में स्थित अलंकार ज्वेलर्स में वर्ष 2020 में करीब 1 दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रतिष्ठान के कर्मियों को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर 11 किलो सोना, हीरा के आभूषणों एवं 2.5 लाख रुपए नगद लूट किया था और गोलीबारी करते हुए फरार हो गए थे। जिसके बाद 5 नवंबर 2021 को बहेरी थाना क्षेत्र के शंकर लोहारा चौक पर ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद करीब आधा दर्जन अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े 200 ग्राम सोना और 25 किलो चांदी की लूटपाट हुई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। थाना अंतर्गत 5/11/21 को एक डकैती कांड हुआ जो राजश्री ज्वेलर्स में। तकनीकी उसके पश्चात एसडीपीओ बेनीपुर, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उस टीम में बहेड़ा के सीआई थे, उस टीम में एसएचओ बहेड़ी थे जिनका बहुत योगदान रहा। उस टीम में पुलिस निरीक्षक सत्यप्रकाश झा थे, विश्वविद्यालय थाना के इंचार्ज भी हैं। बहादुरपुर थाना के एसएचओ भी उस टीम में थे, राकेश कुमार वगैरह भी थे। और तकनीकी सेल
का सहयोग रहा, तकनीकी सेल को मार्गदर्शन मिलता रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्होंने अभी जस्ट प्रभार लिया है, उनसे लगातार संपर्क रहा। रात में देर रात में भी उनका सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, जिसके फलस्वरूप 9/1/2022 को यानी कल बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह के कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई। औरंगाबाद में पॉकेट मारों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कोरोना जांच कराने आई 3 महिलाओं के पर्स चुराकर पॉकेट मारों ने हजारों रुपए चुरा लिए। वहीं चोरी के बाद महिलाओं ने काफी हंगामा किया और वहां ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के गार्डों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। साथ ही महिला ने आपबीती भी सुनाई। ऐसा चल गया कोरोना जाने का परसों में सब पैसा निकाल लिए हैं 2000 नहीं पता नहीं चला। 3 लोग के हमको सुनीता देवी नाम है। बेगूसराय पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब कुख्यात अपराधी अमरजीत पासवान को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नावकोठी थाना क्षेत्र के दियारा से की गई, जहां एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि नावकोठी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना मिली थी कि अमरजीत पासवान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। इसी के सूचना के आधार पर बखरी डीएसपी के नेतृत्व में नावकोठी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में छापेमारी किया गया तो मौके वारदात से कुख्यात अपराधी अमरजीत पासवान को धर दबोचा। वहीं मौके से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। के खिलाफ बेगूसराय पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। इसके लिए सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में टीम ने कल बड़ा ही बढ़िया काम किया है। वहां के एक दुर्दांत अपराधी अमरजीत पासवान की गिरफ्तारी एसडीपीओ और उनके टीम के द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद दियारा एरिया से सफलतापूर्वक की गई है। गिरफ्तारी के क्रम में तलाशी में इसके पास से 2 देसी पिस्तौल मिले हैं, जिसको जब्त किया गया है। 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पूछताछ में पता चला है कि यह अपराधी अमरजीत पासवान लगभग 7 कुख्यात मामलों में इस पर दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के मामले शामिल हैं। मोकामा पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार तस्कर से हुई पूछताछ के आधार पर राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन से भी भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार तस्करों में एक युवक बक्सर और 2 युवक यूपी के रहने वाले हैं। वहीं मोकामा थानाध्यक्ष राजनंदन शर्मा ने बताया कि अब गिरफ्तार तस्करों को राजस्थान भेजने की कवायद की जा रही है। पटना में मद्य निषेध आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने विभाग की कार्रवाई का रिलीज जारी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नवरी माह में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब मामले में कुल 2149 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं दिनांक 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक 14,772 कुल शराब के विरुद्ध पटना सहित बिहार के जिले में छापेमारी हुई। वहीं छापेमारी में 67,048 लीटर से ज्यादा की अवैध शराब बरामद किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी करने वाले 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ड्रोन के जरिए दियारा क्षेत्रों में भी कार्रवाई जारी है। जो उत्पाद पक्ष की तरफ से जो मद्य निषेध के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, पिछले 1 सप्ताह में 14,000 से ज़्यादा छापेमारी की गई है और उसमें जो है कि लगभग 1800 के ऊपर प्रिसाइज लिखा है तो 1814 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें उत्पाद विभाग के द्वारा 366 और पुलिस के द्वारा 1448 कांड दर्ज किए गए हैं। 2149 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसी दौरान कुल जो है कि देशी और विदेशी दोनों मिला करके 67,000 बल्क लीटर शराब बरामद की गई है इस दौरान में। और होम डिलीवरी के अक्यूज जो है उसमें भी 80 व्यक्तियों को पिछले 1 सप्ताह में गिरफ्तार किया गया है और इसी दौरान 243 वाहनों को भी जब्त किया गया है।
बात करें मौसम संबंधी खबर की, जहां बिहार में अगले 48 घंटे यानी 11 और 12 जनवरी तक अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके साथ ही इस दौरान प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में छिटपुट बारिश जो है 14 जनवरी तक हो सकती है। इधर प्रदेश के करीब 1 दर्जन स्थानों पर प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक अगले 48 घंटे तक प्रदेश में शीतलहर का कोई खास पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैश्य